खुशी अब अपने रूम में ही रहने लगी थी। वहीं ऋषि रजत के पास ही रुक गया था। ऋषि खुशी से मिलना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था, लेकिन उसने कभी खुशी को अपने कमरे से बाहर नहीं देखा। गौरी भी अब यहीं रहने लगी थी, क्योंकि जब तक जॉली ठीक नहीं हो जाता तब तक गौरी की जिम्मेदारी रजत ने ही संभाल ली थी। गौरी रोशनी के साथ रहती थी। खुशी दिन में एक बार अपने रूम से बाहर निकलती थी। उसमें वह गौरी और दादाजी से बातचीत करके वापस आ जाती थी। रजत अपने ऑफिस के काम में इतना उलझा रहने लगा था कि वह रात को देर से घर आता और सुबह उसके सबके उठने से पहले ही निकल जाया करता था। लगभग 10 दिनों तक यह सिलसिला चला। रजत आता, उससे पहले ही खुशी सो जाती थी और रजत आकर भी इतनी आवाज़ नहीं करता था कि कहीं खुशी की नींद खराब ना हो जाए। वह खुशी को प्यार से निहारता और शांति से बैठ के एक कोने पर सो जाया करता था, जबकि खुशी दूसरे कोने पर सोई रहती थी। खुशी दिन भर नोवेल पढ़ती रहती थी। सुबह से कब शाम हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता था, लेकिन सब उसकी बर्दाश्त से बाहर होने लगा था। इसलिए आज उसने फैसला किया था कि जब तक रजत नहीं आ जाता तब तक वह सोएगी नहीं। इसलिए उसने नोवेल पढ़ना जारी रखा। रात के लगभग 2 बज चुके थे। रजत अभी तक घर नहीं आया था। खुशी को अजीब सा डर लगने लगा था। हालांकि पहले वह चैन से सो जाया करती थी, लेकिन आज जब वह रजत का इंतजार कर रही थी तो रजत इतनी देर कर रहा था। अब खुशी का मन नोवेल में भी नहीं लग रहा था, तो वह उठकर बाहर आ गई। सारे घर में अंधेरा था। हल्की हल्की रोशनी थी, जिसमें खुशी को दरवाज़ा साफ दिखाई दे रहा था। खुशी दरवाजे की ओर बढ़ रही थी कि तभी वह किसी से टकरा गई। एक अनजान शख्स ने खुशी को अपनी बाहों में संभाल लिया था। जब खुशी किसी से टकराई तो उसने आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन जब उसे लगा कि किसी ने उसे संभाल लिया है तो उसने परफ्यूम की खुशबू से पहचान लिया था कि यह रजत ही था। इसलिए खुशी के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। इस बार खुशी रजत को कहना चाहती थी कि वह इतनी देर से घर क्यों आता है। खुशी यह सब सोच ही रही थी कि किसी ने लाइट जला दी। अचानक से पूरे घर में उजाला हो गया, जिससे खुशी की आंखें भी खुल गईं और जिस शख्स की बाहों में वह थी उस शख्स को देखकर खुशी घबरा गई और उसे झटककर दूर खड़ी हो गई। लेकिन तभी उसकी नज़र रजत पर पड़ी, जो दरवाजे पर खड़ा था। उसी ने लाइट जलाई थी। रजत ही अक्सर जब घर आता था तो लाइट ऑन करता, अपने लिए खाना गर्म करता और वहीं बैठकर खाना खाकर लाइट ऑफ करके अपने रूम में जाता था। लेकिन आज जब उसने अपने सामने खुशी को देखा तो थोड़ा हैरान था कि खुशी इस वक्त यहाँ क्या कर रही है, और वह भी ऋषि की बाहों में। दूसरा शख्स ऋषि था, जो पानी लेने के लिए किचन की ओर बढ़ रहा था। ऋषि नींद में था, उसके हाथ में बोतल थी। अंधेरे में उसे खुशी दिखाई नहीं दी थी और वह खुशी से टकरा गया, लेकिन तभी उसने खुशी को संभाल भी लिया था। सब अपने अंदर ही अंदर यह बातें कर रहे थे। खुशी ने रजत को देखा, जिससे वह लगभग 10 दिन बाद देख रही थी। रजत के चेहरे पर परेशानी के भाव थे, साथ ही वह हैरान थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। खुशी रजत के चेहरे को पढ़ सकती थी, इसलिए वह आगे बढ़कर रजत के कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही रजत आगे बढ़ गया और किचन की ओर चला गया। खुशी ने ऋषि को देखा तो ऋषि ने कंधे उचका दिए और वह भी रजत के पीछे पीछे किचन में चला गया। रजत अपना खाना गर्म करने के लिए किचन में आया था, क्योंकि वह खुशी को किसी भी हालत में परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए वह चुपचाप वहाँ से चला गया। उसने खुशी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचा।
वहीं खुशी अभी तक अपनी जगह पर खड़ी थी। रजत का चेहरा खुशी को बहुत ज़्यादा संकेत दे रहा था। उससे रजत का बिना कुछ बोले चले जाना खुशी को अंदर से परेशान कर रहा था। खुशी मुड़ी तभी ऋषि उसके सामने आकर खड़ा हो गया और मुस्कुरा कर बोला, आप तो कमाल हो, रजत सिंघानिया को अपने इतना बदल दिया कि अब वह खुद किचन में जाकर अपने लिए खाना बना लेता है। मानना पड़ेगा आपको, वेल डन। खुशी अब किचन के बाहर आ गई थी। तभी रजत बाहर निकल आया। उसने थकी आंखों से खुशी को एक नज़र देखा और अपने रूम की ओर चला गया। खुशी किचन में आई तो उसने झूठी प्लेट को देखा। खुशी समझ गई कि रजत ने खुद की खाना गर्म किया और यहीं पर जल्दी जल्दी खाना खा लिया है। खुशी रजत के हर एक व्यवहार से हैरान थी। अगर रजत लेट आता है तो वह रोशनी को भी बोल सकता है और घर के इतने सारे नौकर हैं उनको भी बोल सकता है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है? शायद यह मुझे दिखाने के लिए है कि वह बदल गया है, इसलिए ही ऐसा कर रहा होगा। लेकिन उसका चेहरा तो कुछ और ही बयां कर रहा था। खुशी ये सब सोच रही थी तो उसने रजत से बात करने की सोची और वह कमरे में आ गई। खुशी आई तब तक रजत सो चुका था। खुशी रजत को देखने लगी। उसका चेहरा पहले की अपेक्षा बदल गया था। जिस चेहरे पर हमेशा गुस्सा और सुंदरता दिखती थी, अब वहाँ थकान और परेशानी दिखाई दे रही थी। खुशी रजत के चेहरे को निहारते हुए खुद से बोली, मैं किसी के साथ नहीं इतना बुरा नहीं कर सकती, इतना गलत नहीं कर सकती। इन्होंने मेरे साथ गलत किया हो, लेकिन मैं तो कभी ऐसी नहीं थी, तो अब कैसे बन गई? मुझे माफ़ कर देना, मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। खुशी रजत के करीब आई तो उसका दिल हौले हौले धड़कने लगा। उसने हल्के हाथ से रजत को छुआ और उसे एक अजीब से सुकून का एहसास हुआ। खुशी ने रजत के गाल पर अपना हाथ रखा तो रजत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई और उसका थकान भरा चेहरा भी हट गया। रजत अभी भी गहरी नींद में था, शायद वह सपने में था। वहीं खुशी ने अपना हाथ हटाया और थोड़ी दूर होकर बोली, यह क्या कर रही हो? मुझे बस इससे दूर जाना है, बहुत जल्द। रजत अनजानी और अनचाही परेशानी से गुजर रहा था। वह किसी को बताना भी नहीं चाहता था, क्योंकि जिन परेशानियों में वह था वह केवल वही सुधार सकता था। इसलिए उसने किसी से कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि वह अब दादाजी से भी नहीं मिलता था, क्योंकि वह जानता था वह दादाजी के सामने कमज़ोर हो जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। इसलिए वह दादाजी को भी परेशान नहीं करना चाहता था। रजत की आंखें खुलीं तो उसने अपने फ़ोन को देखा। 8 बजे थे। रजत झट से उठा। तभी उसने दूसरी ओर देखा तो पाया कि खुशी वहाँ पर नहीं थी। रजत ने अपने माथे पर हाथ रखकर खुद से कहा, मैं इतनी देर तक कैसे सोता रहा? मुझे ऑफिस जाना है। तभी तक तो सब जाग गए होंगे और कल खुशी जिस तरीके से मुझे देख रही थी, पक्का वह आज फिर से वही सब दोहराने वाली है। मुझे किसी भी तरह खुशी के सवालों से बचना है। रजत जल्दी से उठा और बाथरूम में चला गया। रजत के जाते ही खुशी कमरे में आई। उसके हाथ में नाश्ते की प्लेट थी। उसने नाश्ता टेबल पर रखा और वापस चली गई। खुशी किचन में आई और रोशनी को डांटते हुए बोली, आपको मुझे बताना चाहिए था ना कि मिस्टर रजत सिंघानिया बिना नाश्ता किए चले जाते हैं। दिन में भी कोई खाना लेकर नहीं जाता उनके लिए। रोशनी अपने काम में लगी हुई उदास स्वर में बोली, आपको अपने अलावा और कोई दिखता कहाँ है? अब आप अपनी दुनिया में मस्त हैं और खुश हैं, तो हम कौन होते हैं आपको परेशान करने वाले? रोशनी जले कटे शब्दों को भी सलीके से बोलकर बाहर चली गई। खुशी को रोशनी के कहे हर शब्द चुभ रहे थे। उसे खुद ही लगने लगा था कि कुछ दिनों के लिए वह सच में स्वार्थी हो गई थी।
वह भूल गई थी कि उसके माता पिता ने उसे स्वार्थ करना तो कभी सिखाया ही नहीं था। खुशी ने लंबी सांस ली और खाना बनाने में ध्यान देने लगी। रजत बाहर आया। वह जल्दी से तैयार होकर जाने के लिए गाड़ी की चाबी जो टेबल पर रखी थी उसे उठाने लगा। तभी उसकी नज़र नाश्ते पर पड़ी। खुशी को पता था कि रजत गाड़ी की चाबी तो लेगा ही, तो नाश्ता देखकर वह बिना कुछ खाए नहीं जाएगा। लेकिन रजत ने नाश्ते की प्लेट को इग्नोर किया और आगे बढ़ने लगा। तभी वह वापस आया और हल्की सी मुस्कान के साथ नाश्ता करने लगा। रजत ने थोड़ा बहुत खाया और जल्दी से बाहर आ गया। रजत जब किचन के सामने से गया तो उसे खुशी की पीठ दिखाई दी। वह चाहता था कि आज वह खुशी का चेहरा देखकर जाए, लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर खुशी ने उसे देख लिया तो वह उसे बिना कुछ बोले जाने नहीं देगी। इसलिए रजत ने अपने दिल की तमन्ना को दिल में ही कैद कर लिया और वहाँ से चला गया। रजत खुशी के उन सवालों के जवाब नहीं देना चाहता था जो वह उसके मिलने पर करने वाली थी। रजत जानता था कि खुशी फिर से कॉन्ट्रैक्ट की बात करेगी और कहेगी कि आपको जो करना है कर लीजिए मेरे साथ, मैं आपको बच्चा दूंगी, लेकिन उसके बाद आपको छोड़कर चली जाऊंगी। रजत खुशी के इसी रवैये से बचने की कोशिश कर रहा था। हाँ, उसने खुशी से शादी सिर्फ एक बच्चे के लिए ही की थी, लेकिन अब वह उसे बेहद प्यार करने लगा था। अब उसे बच्चे की या प्रॉपर्टी की कोई चाहत नहीं है। अब वह खुशी के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी चाहता है, लेकिन अक्सर चाहतें पूरी नहीं होती हैं। ज़िंदगी में इतने तूफ़ानों से गुजरना पड़ता है कि ज़िंदगी भी बोझ लगने लगती है। रजत और खुशी की ज़िंदगी में भी एक ऐसा ही तूफ़ान आ चुका है जिसकी उन्हें भनक तक नहीं है। इधर ऋषि भी अपने कमरे में बैठा काम में लगा था। वह अब यही से काम कर देखता है, साथ ही इंडिया में अपनी कंपनी सेट करने की तैयारी में है। रोज़ की तरह रोशनी ऋषि के लिए नाश्ता लेकर आई और तो ऋषि ने मुस्कुराकर रोशनी को देखा। रोशनी ने भी मुस्कुराकर कहा, यह नाश्ता सर। ऋषि ने नाश्ता लिया तो उसमें दूध देखकर हैरानी से रोशनी को बोला, आपको पता है ना कि मैं दूध नहीं पीता। रोशनी बोली, मुझे माफ़ करना सर, लेकिन आज से घर का काम खुशी मैम ने संभाल लिया है और उन्होंने कहा है कि आज से आपको, दादाजी को और रजत सर को नाश्ते में दूध लेना होगा। ऋषि हंसकर बोला, व्हाट, कोई ज़बरदस्ती है क्या? रोशनी कुछ नहीं बोली तो ऋषि ने उसे जाने के लिए कहा और खुद नाश्ते की प्लेट लेकर बाहर आ गया। उसने नौकर से खुशी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वह दादाजी का नाश्ता लेकर गई हैं। ऋषि दादाजी के कमरे की ओर बढ़ गया। उसने दादाजी के कमरे के बाहर एक लड़की को चक्कर लगाते हुए देखा। यह लड़की गौरी थी। ऋषि गौरी के पास से निकला ही था कि गौरी ने उसकी शर्ट को खींचकर वापस पीछे धकेल दिया। ऋषि हैरानी से गौरी को देखने लगा तो गौरी बोली, भीतर मत जाओ, जीजी ने मना किया है। ऋषि गौरी को देखते हुए उससे कहे शब्दों को समझने लगा। तभी रीमा वहाँ आई और वह गौरी को पीछे करके बोली, गंवार लड़की, पता भी है यह कौन है? मेरे जीजू के दोस्त हैं। तू इनको अंदर जाने से कैसे रोक सकती है? गौरी ने अपने हाथों को बांधकर कहा, देख जीजी, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ना तुमसे ना इनसे, पर जब तक खुशी जीजी बाहर नहीं आ जाती तब तक तुम दोनों अंदर नहीं जा सकते। रीमा ने गौरी के कंधे को धकेलकर कहा, तू होती कौन है यह सब बोलने वाली? रीमा ने ऋषि को देखकर कहा, आप जाइए, मैं देखती हूँ इसको कैसे नहीं जाने देगी यहाँ। ऋषि ने एक कदम बढ़ाया ही था कि गौरी ने रीमा के गाल पर लगातार 2 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए, जिससे ऋषि के कदम वहीं रुक गए।
रीमा के गालों पर गौरी की उंगलियों के निशान छप गए। रीमा गुस्से से अपने गाल पर हथेली रखकर बोली, तूने मुझे मारा, यू बिच। तभी गौरी ने एक थप्पड़ और रीमा के गाल पर लगाकर कहा, पहला थप्पड़ मुझे गवार कहने के लिए, और दूसरा मेरे कंधे को पीछे करने के लिए, और तीसरा थप्पड़ इंग्लिश में गाली देने के लिए। रीमा कुछ कहने को हुई, तभी ऋषि बोला, देखो लड़की, तुम नौकरानी हो, नौकरानी की तरह रहो। तुम्हें तो मैं रजत से कहकर नौकरी से निकलवा दूंगा। अजीब अजीब नौकर पाल रखे हैं उसने भी, मालिकों को ही अपने घर में जाने से रोकते हैं। वह नौकर नहीं है इस घर की, और ना ही तुम लोग मालिक हो इस घर के। खुशी कमरे के दरवाजे पर आते हुए बोली। खुशी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, फिर भी ऐसा लगा रहा था कि ऋषि के कहे शब्द उसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। खुशी ने गौरी का हाथ पकड़ा और ऋषि रीमा को घूरते हुए चली गई। ऋषि तो खुशी से नज़दीकियां बढ़ाना चाहता था, लेकिन आज रीमा की वजह से खुशी ने उसे गलत समझ लिया, जिससे ऋषि ने रीमा को घूर कर देखते हुए कहा, तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती। ऋषि यह कहकर वापस चला गया। रीमा ने मुंह बनाते हुए कहा, एक तो इसकी हेल्प कर रही हूँ, ऊपर से मुझे ही सुनाकर चला गया, बदतमीज कहीं का। खुशी गौरी को अपने रूम में ले आई और उसे सोफे पर बैठते हुए बोली, तुम्हें उन लोगों से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है गौरी। यह शहर है, यहाँ लोगों को जब तक अपना फ़ायदा नहीं दिखता तब तक यहाँ के लोग बात नहीं करते। इसलिए यहाँ किसी से भी बात करो तो पहले 100 बार सोचकर करो। गौरी ने खुशी को समझाते हुए कहा, पर जीजी वह छोरी भीतर जा रही थी, मैंने मना करी तब भी वह नहीं मानी, और वह छोरी कुछ ज़्यादा ही बोल रही थी। खुशी गौरी के गाल पर हाथ लगाकर बोली, तुम बहुत भोली हो बहन, और यहाँ सब भोलेपन का फ़ायदा ही उठाते हैं। गौरी ने कुछ नहीं कहा। तभी दरवाजे पर ऋषि खड़ा हुआ, बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? गौरी ने ऋषि को घूर कर देखा। वहीं खुशी बिना किसी भाव के ऋषि को देखकर कहा, जब तक रजत सिंघानिया घर नहीं आ जाते तब तक आप अपने कमरे में ही रहें तो अच्छा होगा, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। ऋषि ने अपनी दोनों भुएं उचकाकर लंबे स्वर में कहा, ओके। ऋषि अपने कमरे में आकर बैठ गया। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया और सामने वाले को सुनकर बोला, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। इधर रजत ऑफिस के कामों में इतना उलझा था कि ना खाने का होश था और ना ही खुशी का। पिछले कुछ दिनों में रजत ने खुशी को ढूंढने में अपने आप को इतना व्यस्त कर दिया था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी कंपनी डूबती जा रही है। अपने दादाजी और पिताजी की बनाई कंपनी और देश विदेश में चल रहे कारोबार को रजत अकेला ही तो संभाल रहा है, और ऐसे में जब वही काम से दूर हुआ तो दूसरी कंपनी के लोगों ने अपने दांव खेले और रजत की कंपनी को डुबोने की कगार पर लाए। वक्त रहते रजत ने देखा तो अब वह फिर से अपने काम में लग गया था। वह खुशी से बात नहीं करता था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि काम का जो भी स्ट्रेस और गुस्सा है वह खुशी पर उतरे। इसलिए जब वह चुप ही रहने लगा था। रजत को खुशी पर खुद से बढ़कर भरोसा था कि वह उसे कभी धोखा तो नहीं देगी। जो भी बात होगी वह साफ शब्दों में उसे बोलती है और आगे भी बोलेगी। इसलिए जब रजत ने खुशी और ऋषि को साथ देखा तो भी उसके दिमाग में कोई सवाल नहीं आया था। रजत ऋषि पर भी खुद से ज़्यादा भरोसा करता था, इसलिए वह दोनों को इग्नोर करके चला गया। लेकिन खुशी के दिमाग में रजत का वही चेहरा घूम रहा था जो उसने ऋषि के पास होने पर देखा था। खुशी चाहती थी कि रजत आए और ऋषि को उससे दूर रहने के लिए कहे, लेकिन जब रजत ने ऐसा कुछ नहीं कहा
तो खुशी ने मान लिया कि वह रजत के लिए कुछ भी नहीं है। आज भी रजत उसे एक कॉन्ट्रैक्ट वाली लड़की ही समझता है। खुशी को ज़्यादा दुख नहीं हुआ क्योंकि उसने रजत से अभी तक कोई अपेक्षा भी नहीं की थी। खुशी और गौरी दोनों ही कमरे में शांत बैठी थी। तभी गौरी बोल पड़ी, जीजी मुझे घर जाना है, मेरा मन नहीं लग रहा। खुशी ने भाव शून्य होकर आंखों से गौरी को देखकर कहा, मैं आज बात करती हूँ तुझे घर भेजने की। गौरी उठी और खुशी को अपनी बाहों में भरते हुए बोली, जीजी तू इतनी अच्छी क्यों है? खुशी कुछ नहीं बोली, उसने बस गौरी के गाल पर हाथ फेर दिया। तभी नीलम ने खुशी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। खुशी नहीं चाहती थी कि नीलम अंदर आए क्योंकि वह जानती थी नीलम फिर कुछ गलत बोलेगी जो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। खुशी अब किसी से भी कोई लगाव नहीं रखती थी, लेकिन जब वह इन लोगों को यहाँ काम करते देखती है तो उसका दिल दुखता है। इसलिए वह रजत से उनके बारे में बहस करती है। नीलम बिना खुशी की राय जाने ही अंदर आ गई और ज़मीन पर बैठ गई। खुशी नीलम के इस बर्ताव से हैरान थी। उसे अच्छा भी नहीं लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। नीलम ने खुशी को देखते हुए कहा, तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई खुशी, तुम जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब तुम इस घर की रानी और हम नौकर हैं। यही चाहती थी ना तुम? खुशी को अचानक से डर लगने लगा था। वह ऐसा तो कुछ भी नहीं चाहती थी जैसा कि नीलम बोल रही थी। खुशी कुछ नहीं बोल पाई। तभी नीलम आगे बोली, मेरी बेटी रीमा के साथ ना जाने क्या क्या किया है उस रजत सिंघानिया ने हर रात। वह नीलम बोलते हुए चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। खुशी अब और ज़्यादा डर गई। इस सब का कारण उसे खुशी खुद ही दिख रही थी। अगर वह यहाँ से नहीं जाती तो शायद रजत इन सब के साथ ऐसा नहीं करता। इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। हाँ, मैं ही तो हूँ। खुशी ने अपने सर को पकड़ लिया। उसे नीलम की रीमा वाली बात पर अपने साथ हुए अन्याय की याद आ गई और उसका सर जोरों से दर्द करने लगा था। नीलम ने जब खुशी को देखा तो वह मुस्कुरा दी और वहाँ से चुपचाप निकल कर गई। गौरी ने खुशी के कंधे पर हाथ रखकर बार बार पूछा कि उसे क्या हुआ है, लेकिन खुशी कुछ नहीं बोली। खुशी ने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया और बुरी तरह कांपने लगी। गौरी खुशी की यह हालत देखकर डर गई और वह भागकर रोशनी के पास आकर डरते हुए बोली, वो जीजी। रोशनी ने जब गौरी को डरे हुए देखा तो दौड़कर खुशी के कमरे में आई और खुशी को देखकर वह समझ गई कि एक बार फिर खुशी का अतीत उसके सामने आ गया है। रोशनी ने खुशी के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन खुशी ने उसका हाथ झटक कर कहा, चले जाओ यहाँ से सब। रोशनी आगे कुछ कहती उससे पहले ही खुशी ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। रोशनी ने आगे कुछ नहीं कहा और गौरी को लेकर बाहर आ गई। उसे खुशी के कमरे को बंद कर दिया ताकि बाकी नौकर ना देख सकें। रोशनी ने रजत के ऑफिस में फ़ोन किया, लेकिन रजत ने फ़ोन नहीं उठाया। रोशनी लगातार फ़ोन कर रही थी। आखिर में रजत ने झल्ला कर फ़ोन उठाकर कहा, कौन है? रोशनी बोली, रजत सर, खुशी को आज आपकी ज़रूरत है। उसे अकेला मत छोड़िए प्लीज़, वरना एक बार फिर आप उसे खो देंगे। रजत ने फ़ोन रख दिया तो रजत ने अपना फ़ोन और गाड़ी की चाबी उठाकर घर के लिए निकल आया। रजत जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी घर आ गया। रजत जैसे ही घर में आया उसको झटका सा लगा। उसे लगा जैसे उससे इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए था। रजत के पैर दरवाजे पर ही रुक गए जब उसने अपने कमरे में ऋषि को जाते हुए देखा। ऋषि को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह खुशी के लिए पानी लेकर गया हो। शायद उसने खुशी को संभाल लिया था। रजत ने अपनी मुट्ठियों को बंद कर लिया और आगे बढ़ गया। रोशनी किचन से बाहर आई
तो उसने रजत को खाली आंखों से देखा। रजत की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। वह आगे बढ़ गया और अपने रूम में आ गया। यहाँ खुशी बेड के एक किनारे के पास ज़मीन पर बैठी थी और ऋषि उसके थोड़ी दूरी पर ही कुकड़ू बैठकर उसकी ओर पानी का गिलास बढ़ाए हुए था। लेकिन खुशी ने ऋषि को एक नज़र नहीं देखा। रजत आगे बढ़ा और बोला, ऋषि तू यहाँ क्या कर रहा है? ऋषि ने जब रजत को देखा तो वह उठ गया और पानी के गिलास को टेबल पर रखते हुए बोला, रजत तू खुशी जी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। मैं अभी आया तो रोशनी से मुझे पता चला कि इनको कुछ हुआ है। तभी मैं यहाँ आया, देखा तो पता चला कि यह रो रही हैं। मुझे नहीं पता यह क्यों रो रही है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा यार। प्लीज़ संभाल कर रख इनको। रजत को ऋषि का यह अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने कहा, तू अपने कमरे में जा, यह मेरी पत्नी है और मैं इसका ध्यान रखता हूँ कि नहीं, यह तुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऋषि ने कंधे उचका दिए और वहाँ से चला गया। खुशी, जिसका दिमाग काम न करना बंद कर चुका था, उसने अभी भी अपने सर को पैरों पर रखा हुआ था। उसकी आंखें तो खुली थीं, लेकिन हिम्मत बिल्कुल नहीं थी कि वह उठकर अपनी सफाई में कुछ कह सके। रजत खुशी के सामने आया तो खुशी ने अपनी पलक झपकाई और चेहरा दूसरी ओर करके बैठ गई। रजत भी खुशी के साथ ही ज़मीन पर बैठ गया और खुशी की ओर देखते हुए बोला, मुझे माफ़ कर देना खुशी। मैं काम में इतना उलझ गया था कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मैं भूल गया था कि अब मुझ पर तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। आई एम सॉरी। रजत ने बिना खुशी के जवाब की अपेक्षा किया ही कहा था। रजत को हमेशा की तरह ही लगा था कि खुशी कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन इस बार खुशी ने दूसरी ओर मुंह किए ही उदास आवाज़ में कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे तो आदत है हर रोज़ मरने की। यहाँ से जाने के बाद सोचा था कि अब ज़िंदगी में कोई भी गम नहीं आएगा, लेकिन मैं भूल गई थी कि गम से तो मेरा जन्मों का रिश्ता है। रजत ने खुशी के कंधे पर हाथ रखा तो खुशी ने झट से रजत को देखा। रजत ने खुशी की आंखों में देखकर कहा, पर अब कोई गम मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आने दूंगा, क्योंकि अब तुम रजत सिंघानिया के दिल में हो। दादाजी के बाद सिर्फ तुम ही हो जिसके लिए मैं फ़िक्रमंद हूँ। खुशी कुछ नहीं बोली, वह बस रजत को देखते रही। तो रजत ने आगे कहा, खुशी यकीन करो, मैं तुम्हें कभी भी कोई दुख नहीं दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। बस तुम एक बार मुझ पर भरोसा कर लो। खुशी रजत के इस रूप को देखकर हैरान सी थी। उसके मुंह से सिर्फ निकला और आगे वह कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि कहीं न कहीं वह भी रजत पर यकीन करना चाहती थी। एक ऐसा सच जो दादाजी से उसने सुना था। उसके बाद तो वह रजत को ही अपना सब कुछ मानने वाली थी, इसलिए वह अब रजत पर भरोसा करने की कोशिश करना चाहती थी। रजत ने खुशी को अपनी बाहों के घेरे में लिया और उसे वहाँ से उठाकर बेड पर बैठा कर बोला, अपना ध्यान रखा करो प्लीज़, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए ही रख लिया करो। मैं बिजनेस क्राइसिस से गुज़र रहा हूँ, इसलिए थोड़ा वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। रजत और खुशी के बीच एक अनजाने और अनचाहे एहसास बन रहे थे, लेकिन यह भी बहुत से लोगों को बर्दाश्त नहीं थे। रजत ने खुशी को बेड पर बैठा कर कहा, खुशी, मैंने जब से होश संभाला है तब से मैंने सिर्फ काम करना सीखा है। अकेले ही दादाजी को संभाला है और अकेले ही अपनी कंपनी को भी। रिश्ते, प्यार, कद्र, केयर, इन शब्दों से मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। दादाजी को भी मैंने नौकरों के भरोसे ही छोड़ा है, लेकिन वह मेरे दिल में हैं, इसलिए आज भी मेरे पास हैं। आज मैं यह सब कुछ, यह रिश्ते, यह प्यार, अपनापन
यह दुनिया में जो भी है वह सब सीखना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। प्लीज़ क्या तुम मुझे सिखाओगी? रजत कहते कहते घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया और खुशी के हाथों को अपने हाथों में लेकर उन्हें जोड़ दिया। खुशी अपने गम को भूलकर रजत को अपनाना चाहती थी, लेकिन तभी उसने झट से रजत के हाथों से अपने हाथ को छुड़ा लिया और रजत को दूर करके बोली, नहीं रजत, तुम मुझे जिस काम के लिए लाए थे मुझे वही काम करवाओ। ज़्यादा उम्मीदें मत लगाओ मुझसे। मैं किसी की भी प्रेमिका या पत्नी बनने के लायक नहीं हूँ। रजत ने खुशी की हथेली को अपने हाथ में लेकर कहा, ऐसा मत बोलो प्लीज़। जब तुम अपने आप को बुरा भला कहती हो तो दर्द और तकलीफ़ मुझे होती है। एक बार मेरी नज़र से देखो खुद को। खुशी रजत से कुछ नहीं बोली, लेकिन वह रजत की आंखों में देखकर मन ही मन बोली, जिस दिन तुम मेरा सच जान जाओगे उस दिन तुम खुद मुझे छोड़ दोगे। यकीनन कोई ऐसी लड़की को अपने घर की इज्जत क्यों बनाएगा जिसका रेप हो चुका हो, जो अंदर से टूट चुकी हो, और इस घर की इज्जत बनने के लायक तो मैं कभी नहीं बन सकती। यही सब सोचते सोचते खुशी ने रजत से अपना हाथ छुड़ाया और मुंह फेर कर बोली, रजत मुझे कुछ भी करने के लिए मजबूर मत करो प्लीज़। इस बार खुशी ने रजत को रजत ही बुलाया था ना कि रजत सिंघानिया, और ना ही खुशी ने वह पहले वाली टोन यूज़ की थी जिससे रजत पिघल गया और वहीं बैठकर बोला, अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो चली जाओ। खुशी ने रजत को देखा तो नहीं, लेकिन वह उसकी आवाज़ में उदासी महसूस कर सकती थी। इसलिए खुशी बोली, तुम चिंता मत करो, ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहने वाली तुम्हारी अमानत तुम्हें देकर जाऊंगी। रजत कुछ नहीं बोला। वह थका सा उठा और बाहर की ओर चल पड़ा। आज वह खुशी के सामने पूरी तरह से हार चुका था। उसकी तमाम कोशिश से उसे नाकाम ही दिखाई दे रही थी। रिश्तों की समझ तो उसे थी नहीं, इसलिए वह अंदर ही अंदर टूट गया। खुशी रजत को देखकर समझ गई कि उसकी बातों का बहुत बुरा असर हुआ है रजत पर, लेकिन अपनी किस्मत वह रजत के साथ जोड़कर रजत की किस्मत को ख़राब नहीं करना चाहती थी। रजत के साथ खुद को जोड़ना उसे तकलीफ़ देता है। वह खुद को रजत के काबिल समझता ही नहीं है। इसलिए खुशी ने मन ही मन कहा, मुझे माफ़ करना, मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था, लेकिन आज यह करना ज़रूरी था। रजत बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। ऋषि और रोशनी दोनों बेसब्री से बाहर उसका इंतज़ार कर रहे थे। रजत के आते ही दोनों उसका मुंह ताकने लगे, लेकिन रजत के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। ऋषि ने रजत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ खुशी जी, ठीक है ना? रजत कुछ कहता उससे पहले ही एक आदमी दौड़ता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, सर वह बाहर दादी बुआ। आदमी के इतना कहते ही रजत और ऋषि दोनों एक साथ बोल पड़े, क्या दादी बुआ यहाँ? आदमी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई तो रजत ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, पहले क्या कम परेशानियाँ थीं जो अब यह आ गई? रोशनी दोनों लड़कों को हैरानी से देखते हुए बोली, यह दादी बुआ कौन है? ऋषि बोला, दादी बुआ यह दादाजी की बहन हैं, लंदन में रहती हैं, साल में 1 महीना अपने भाई के पास आकर रहती हैं। जैसा कि रजत ने मुझे बताया था कि यह बहुत ही ज़्यादा खड़ूस प्रजाति की प्राणी हैं। इनको सब कुछ सलीके से और ठीक वक्त पर चाहिए होता है, ना 1 सेकंड ज़्यादा ना 1 सेकंड कम। अगर किसी ने थोड़ा सा भी वक्त ऊपर नीचे किया तो यह उसकी खटिया खड़ी कर देती हैं। रोशनी ऋषि की बातें सुनकर बोली, आप तो विदेश से आते हैं ना, तो फिर यहाँ की भाषा इतने अच्छे से कैसे बोल लेते हैं? उसने मुस्करा कर कहा,
मैं यहीं का हूँ, मेरे घर में भी अनेक प्राणी इंडिया के ही हैं, इसलिए मुझे यह लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह से आती है। खैर, अभी यह बातें नहीं करनी, दादी बुआ पर फोकस करना है। रोशनी ने हामी भरी, तभी एक मोटी सी छोटी सी वृद्ध औरत दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसने जीन्स और ऊपर एक ढीला सा वाइट टॉप पहना था। जीन्स उसकी टांगों में फंसी हुई थी, जिसे देखकर रोशनी की आंखें फटी रह गईं। वृद्ध औरत ने चेहरे पर बहुत सारा मेकअप लगाया था। होठ बिल्कुल लाल और बाल जो उसके कंधे तक थे वह खुले हुए और हवा में लहरा रहे थे। साथ ही उसने आंखों पर धूप का चश्मा पहना था। हाथ में सुंदर सा पर्स था। ऋषि और रजत दोनों दरवाजे पर गए और वृद्ध औरत के पैरों की ओर झुकने लगे। तभी वह बोली, हे हैंडसम बॉयज़, मैंने तुम दोनों को कितनी बार कहा है पैर मत छुआ करो मेरे, मैं कोई बुड्ढी थोड़े ही हूँ। ऋषि हंस दिया, वहीं रजत हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी वृद्ध औरत बोली, हे रजत, तुम्हारे चेहरे पर उदासी किस बात की है? मीनू उर्फ मीनाक्षी के होते हुए यहाँ कोई उदास रह सकता है भला? क्या बात है, बता। रजत कुछ देर रुक कर बोला, कुछ नहीं, बस वह काम का प्रेशर है, ज़्यादा है आजकल। मीनू ने रजत और ऋषि दोनों को धक्का दिया और अंदर आते हुए बोली, मुझे तुम दोनों का इरादा समझ आ गया है। दरवाजे से ही भगाना चाहते थे ना, लेकिन मैं भी तुम दोनों की दादी हूँ। मीनू ने अपना पर्स सोफे पर रखा और सोफे पर टहलते हुए बोली, अरे अब अंदर भी आ जाओ। मीनू ने रोशनी की ओर देखते हुए कहा, रजत, इस लड़की से शादी की है तूने? बहुत खूबसूरत है। ऋषि, रजत और रोशनी तीनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी रोशनी बोली, नहीं दादी जी, मैं तो। रोशनी अपनी बात कहती उससे पहले ही मीनू बोली, मुझे दादी जी शब्द से बहुत नफरत है। सब मुझे मीनू बुलाते हैं तो तुम भी मीनू बुलाया करो, समझी? रोशनी ने रजत की ओर देखा तो रजत ने पलक झपक दी। रोशनी ने हामी भरी और बोली, वह मैं यहाँ काम करती हूँ, आपकी बहू तो कमरे में है। रोशनी ने खुशी के कमरे की ओर इशारा करके बताया। दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।